हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं लास्ट फेज ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो इससे पहले के जो चैप्टर्स थे उसके अंदर हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को देखा है, साथ ही साथ हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को देखा है, हमने 1857 के रिवॉल्ट को देखा है। और आज इस क्लास 8 के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं कि आखिरकार आजादी हमारे देश को कैसे मिलती है। तो इन सब चीजों को बहुत ही ज्यादा डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार सी प्यारी सी क्लास को। तो देखिए बच्चों, इन द चैप्टर last chapter we have seen how the civil disobedience movement was performed. Now in this chapter we are going to study about the Quit India movement. छोड़ो भारत आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से ये परफॉर्म किया गया, साथ ही साथ अंडरग्राउंड मूवमेंट कौन कौन सी हुई थी और इसके अंदर कंट्रीब्यूशन कैसा था इंडियन नेशनल आर्मी का। ये तीनों चीजें बहुत ही डिटेल में आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले जो है वो है एक्ट ऑफ 1935। क्या था 1935 का एक्ट? तो दिस एक्ट मेड अ प्रोविजन फॉर ब्रिटिश गवर्न इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। ये जो 1935 का एक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या हुआ था इस एक्ट के तहत? तो इस एक्ट ने प्रोविजन बनाई थी किसके लिए? ब्रिटिश गवर्न इंडियन प्रोविंसेस के लिए। ये प्रोविंसेस क्या होती है? तो प्रोविंसेस ऐसी जगह है जिसके ऊपर कंट्रोल पूरी तरीके से किसका था? ब्रिटिशर्स का था, और उसको रेगुलेट भी वही लोग करते थे। एंड ये क्या है? प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब वहां पे राजे महाराजे रहते थे। भारत में राजे महाराजों के कुछ तो ऐसे बोला जाता है 600 से ज्यादा संस्थान थे, और उन संस्थानों के अलग अलग राजा हुआ करते थे। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत द वर्किंग ऑफ ब्रिटिश गवर्न प्रोविंसेस विल बी हैंडेड ओवर टू इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसका क्या था? 1935 के एक्ट के तहत कहा गया था कि ये जो ब्रिटिश गवर्न सारी प्रिंसली स्टेट है, प्रोविंसेस है, उसको किसके हाथ में दिया जाएगा? भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में दिया जाएगा। जो भी इलेक्शन होंगे उनके हिसाब से वो अपनी जो है चुनाव के अंदर यहां से चुने जा सकते हैं। इन द प्रिंसली स्टेट जॉइन द फेडरेशन देन दे वुड लूज देयर ऑटोनॉमी। अगर प्रिंसली स्टेट भी इस फेडरेशन को ज्वाइन कर लेते हैं भारत के, तो उनकी ऑटोनॉमी चली जाएगी। वो जो खुद से राज करते हैं उनके एरिया के ऊपर, वो चला जाएगा। हेंस उन्होंने क्या किया? इस 1935 के एक्ट के अंदर ये जो प्रोविजन थी उसको अस्वीकृत कर दिया, उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और इसीलिए फेडरल स्टेट जो है, ये एक्ट जो उन्होंने प्रपोज किया था ये पास ही नहीं हो पाया और कभी वो प्रैक्टिस में आ ही नहीं पाया। लेकिन उसके अंदर जो प्रोविजंस थी 1935 के एक्ट के अंदर, इसका फायदा कब होता है? इसका फायदा तब होता है जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1947 के बाद। तो आगे देखते हैं प्रोविंशियल कैबिनेट क्या थी। प्रोविंशियल कैबिनेट जो है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्ट ऑफ 1935। कांग्रेस भी इस एक्ट से सेटिस्फाइड थी नहीं, तो उन्होंने फिर भी डिसाइड किया कि इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, जो भी इस एक्ट ने उनको दिया है मौका। तो 1937 में जो है इलेक्शन लिए जाते हैं टोटल 11 प्रोविंसेस के अंदर पूरे भारत में। और अमॉन्ग दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनको सबसे ज्यादा मेजॉरिटी मिलती है, सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। लेकिन 11 में से कितने के अंदर? तो 8 प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस पावर में आ जाती है मेजॉरिटी के साथ। आगे क्या होता है? इन अदर 3 प्रोविंसेस नन ऑफ द पार्टी कुड अचीव मेजॉरिटी एंड देयरफॉर मिक्स कैबिनेट वाज फॉर्म। तो बाकी कैबिनेट के अंदर कोई तो जीतता नहीं, तो ये वहां पे मिक्स कैबिनेट फॉर्म हो जाती है। और इस वजह से कैबिनेट मिनिस्टर जो है कांग्रेस के, यहाँ पे यूजफुल वर्क करने की कोशिश करते हैं। जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल से रिहा कर देते हैं, बेसिक एजुकेशन जो है इंट्रोड्यूस कर देते हैं। साथ ही साथ कंडीशन जो थी दलित्स की, और जो किसानों के ऊपर डेट्स वगैरह था, डेट था, कर्जा था, उसको भी हटाने की बात कांग्रेस करती है जब वो 8 प्रोविंसेस में जीत के आती है। अब ये क्रिप्स मिशन क्या था? तो चलिए इसको समझते हैं कि क्रिप्स मिशन क्या था।
तो क्रिप्स मिशन एक व्यक्ति के नाम से आया है जिसका नाम स्टैफर्ड ऐसा था, स्टैफर्ड क्रिप्स। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इंग्लैंड ने सपोर्ट किया अमेरिका को जापान के अगेंस्ट। आपको पता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय पे आपको पता जापान ने एक पोर्ट ब्लेयर नाम की जगह थी अमेरिका की, वहां पे जाके बम डाल दिया। अब ये नहीं करना था उनको लेकिन अमेरिका है, वो उनकी जगह पे कोई आके बॉम्ब डाल दे, वो भी इतना छोटा सा जापान, तो वो तो छोड़ेंगे नहीं। तो अमेरिका ने जो है जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर आपको पता है बम डाल दिए, वो भी सिंपल वाले नहीं, एटॉमिक बॉम्ब डाल दिए। तो ये जब चल रहा था तो इंग्लैंड ने भी किसको सपोर्ट किया था? अमेरिका को सपोर्ट किया था जापान के अगेंस्ट। सो जापानीज आर्मी रीच टू ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, और जापान के लोग कहां पहुंच गए? भारत के पास, क्योंकि भारत को उड़ाने का उनका तैयार है, क्योंकि भारत, उनको नहीं पता कि ये भारत है, उनको पता है ये ब्रिटिश इंडिया है, क्योंकि उस समय पे हम भारत नाम से नहीं जाने जाते थे, उस समय पे हम इंग्लैंड ही थे। तो उनके हिसाब से हम इंग्लैंड है तो हमारे ऊपर हमला कर देंगे। तो उस समय पे क्या होता है? ब्रिटिश रिलीज दैट इफ जापान अटैक्स इंडिया देन दे विल नीड कोऑपरेशन फ्रॉम द इंडियंस। ब्रिटिशर्स कहते हैं अगर भारत के ऊपर जापान हमला करता है तो हमें भारतीयों का सहयोग लगेगा। अब भारतीय क्या कहते हैं? तो हेंस द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे उसका नाम था विंस्टन चर्चिल, ये एक स्टैफर्ड क्रिप्स नाम के व्यक्ति को भारत में भेज देते हैं। तारीख थी मार्च 1942, और एक बहुत ही अच्छा सा यहां पे प्रपोजल लेके भारत में स्टैफर्ड क्रिप्स आता है, उसी को क्रिप्स मिशन बोलते हैं। उसका क्या कहना है वो तो भारतीयों ने सुना ही नहीं लेकिन वो क्या कहते हैं? नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी वाज सेटिस्फाइड विद दिस प्रपोजल। क्रिप्स मिशन से एक भी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी, उसका एक भी रूल उनको किसी को पसंद नहीं आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्टेड द प्रपोजल एंड हेंस देयर वाज नो क्लियर मेंशन ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्यों किया कांग्रेस ने इसको खारिज, या फिर क्यों किया कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया? इसका कारण क्या है? अगर एग्जाम में पूछे तो आपको बताना आना चाहिए कि इसके अंदर कंप्लीट गवर्नेंस नाम की कोई चीजें नहीं थी। भारत को चाहिए था उस समय पे पूर्ण स्वराज, और यहाँ पे आप देख सकते कोई भी क्लियर मेंशन नहीं था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का क्रिप्स मिशन के अंदर। इसलिए भारत के लोग क्रिप्स मिशन को, साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो रिफ्यूज कर देते हैं। एंड सिंस देयर वाज नो मेंशन ऑफ पाकिस्तान, मुस्लिम लीग भी इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर देती है। तो जैसे क्रिप्स आया उसी तरीके से उसको वापस भेज दिया। अब आगे क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, और उस समय पे तारीख है 1979। अब यहां पे आप देख सकते हो द वाइसरॉय जो था उस समय पे, उसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। 1939 की बात है, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, भारत का वाइसरॉय है लॉर्ड लिनलिथगो। ये डिक्लेयर कर देता है कि भारत वॉर को ज्वाइन हो चुका है, ब्रिटिश की साइड से भारत है। इंग्लैंड क्लेम करता है दैट इट इज फाइटिंग टू सेव डेमोक्रेसी इन द यूरोप। इंग्लैंड कहता है कि हम इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे हैं क्योंकि हमें यूरोप में जो डेमोक्रेसी है, यूरोप में जो ये सब चीजें चल रही है लोकशाही के हिसाब से, उसके लिए हम इस युद्ध में लड़ रहे हैं। एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड, यहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड करती है दैट द क्लेम वाज ट्रू, ये क्लेम ट्रू है, और इंग्लैंड शुड इमीडिएटली ग्रांट फ्रीडम टू इंडिया। और भारत के लोग कहते हैं कि ऐसी बात है, ये डेमोक्रेसी की लड़ाई है, तो इमीडिएटली भारत को आजादी दे दे। इंग्लैंड रिफ्यूज कर देता है इस डिमांड को, और देयरफॉर प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजाइन इन नवंबर 1939। जब ब्रिटिशर्स इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं तो कांग्रेस के जो प्रोविंशियल लीडर है, टोटल कितने थे? 8 लीडर थे, सबसे ज्यादा मेजोरिटी में थे, और सारे के सारे रिजल्ट ये क्या कर देते हैं? रिजाइन कर देते हैं। अब यहां पे शुरू होता है बहुत ही बढ़िया मोमेंट का दौर, और इस मोमेंट का नाम है क्विट इंडिया मोमेंट। ओके, तो चलिए इसको जानते हैं। छोड़ो भारत आंदोलन क्या था और कैसे परफॉर्म किया गया। क्विट इंडिया मोमेंट। आफ्टर द क्रिप्स मिशन, the Indian National Congress decided to start an intense movement for attaining independence। यहां पे देखा जाए क्रिप्स मिशन फेल हो गया,
साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीटें भी है। तो यहाँ पे कांग्रेस को लगता है कि हम एक नई मूवमेंट शुरू कर सकते हैं, और वर्किंग कमेटी जो है कांग्रेस की एक रिजोल्यूशन पास कर देती है 14 जुलाई 1942 को, और जगह थी वर्धा नाम की। 1942 का टाइम है, वर्धा में कांग्रेस का सेशन हुआ और वहां पे एक बिल पास कर दिया गया। अब यहां पे हम देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ कि दो रिजोल्यूशन है, जो डिमांड थी यहां पे कांग्रेस की क्या है ये जानना पहले जरूरी है। यहां पे द रिजोल्यूशन डिमांडेड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बी एंडेड इमीडिएटली। यहां भारत में जो अंग्रेज राज कर रहे हैं इस चीज को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, और इंडिया शुड बी गिवन इंडिपेंडेंस, तो भारत को आजादी दी जाए। साथ ही साथ यहाँ पे तो एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं जो कि इस बुक में नहीं दी है। गांधी जी कह देते हैं, गांधी जी के हिंसा के समर्थक थे नहीं, लेकिन गांधी जी इस आंदोलन में कहते हैं करो या मरो, डू और डाई। इस क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर गांधी जी का यह सेंटेंस मुझे बहुत पसंद है। साथ ही साथ if the demand was not fulfilled, Indian National Congress want to state a non-violent movement for freedom of India। अगर कांग्रेस की डिमांड नहीं करते एक्सेप्ट ब्रिटिशर्स, तो हम ये नॉन वायलेंट मूवमेंट यहाँ पे फिर से स्टार्ट कर देंगे। अब क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए रिजोल्यूशन 7 अगस्त 1942 को जो सेशन हुआ था कांग्रेस का वर्धा का तो रिजोल्यूशन था, तो ये भी एक रिजोल्यूशन है। गोवालिया टैंक नाम की जगह है, क्रांति मैदान जिसे आज बोला जाता है, मुंबई के अंदर। यहाँ पे इसको रिजोल्यूशन को जो है हेल्ड किया जाता है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे इस आंदोलन के, इस कांग्रेस के सेशन के प्रेसिडेंट थे। ब्रिटिश शुड लीव इंडिया, उनका कहना है भारत को ब्रिटिशर छोड़ दे, और इस रिजोल्यूशन को पास किया जाता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा वर्धा में, और ये फाइनली अप्रूव किया जाता है मुंबई के सेशन में, जो कि जगह का नाम है क्रांति मैदान। ऑन द 8 अगस्त, 8 अगस्त का दिन आ गया। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये मूवमेंट फोर्थ की गई जवाहरलाल नेहरू द्वारा और पास हो गई ग्रेट मेजॉरिटी के साथ। और ये भी डिसाइड किया गया कि इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू स्टार्ट अ नेशन वाइड नॉन वायलेंट एजिटेशन। पूरे भारत में एक नॉन वायलेंट सारे लोग क्या करेंगे, एक एजिटेशन शुरू कर देंगे, मतलब इस ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक कड़ा से कड़ा आंदोलन शुरू किया जाए। साथ ही साथ लीडरशिप किसकी थी, महात्मा गांधी जी की लीडरशिप थी। और यहाँ पे गांधी जी कहते हैं एवरी वन ऑफ यू शुड फॉर्म द मूवमेंट टू ऑनवर्ड कंसिडर yourself a free man or woman and behave like a citizen of free India. We shall either be free India or die in the attempt. And Gandhiji made an inspirational appeal to the public to be ready to sacrifice the feeling of do or die. गांधी जी कहते हैं चाहे वो महिला हो पुरुष हो, ये हमारी आखिरी लड़ाई होने वाली है आजादी के लिए। सभी लोग तन मन और धन से इस लड़ाई में शामिल होंगे, और मैं यहां पे कहता हूं डू और डाई, यहां पे सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाइए। बिगिनिंग ऑफ पीपल मूवमेंट। अब ये पीपल मूवमेंट क्या है, तो द न्यूज ऑफ अरेस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट लीडर कांग्रेस के जो थे ये पूरे भारत में फैल गई कि कांग्रेस के जो चुनिंदा काफी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनको पकड़ लिया गया है। एंग्री जो लोगों का मॉब था वो प्रोसेशंस कर रहा था हर जगह पे, क्योंकि उनके फेवरेट लीडर थे अभी सभी, और इतना सब कुछ कर रहे थे तो लोग भी पूरा सपोर्ट कर रहे थे। पुलिस ने उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, ओपन फायरिंग की, पब्लिक को डराया धमकाया, लेकिन लोग जो है यहाँ पे डरे भी नहीं और धमके भी नहीं। एजिटेटर्स ने अटैक किया जेल के ऊपर, जो भी आंदोलन कर रहे थे उन लोगों ने जेल के ऊपर आक्रमण किया, पुलिस स्टेशन को जलाया, रेलवे स्टेशन के ऊपर तहस नहस की, और ये सप्रेस किया पूरी पॉलिसी को अंग्रेजों के। और यहाँ पे एक इंडिविजुअल सत्याग्रह नाम की फेनोमेनन आ जाती है। कुछ लोग वैयक्तिक सत्याग्रह कर रहे थे, मतलब बहुत से लोग थे गांधी जी के साथ नहीं, लेकिन अपने हिसाब से कुछ सत्याग्रह कर रहे थे जो कि गांधी जी से ही इंस्पायर्ड था, जिसके अंदर जो है नाम आता है सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति का, जो है आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने वर्धा के है, उसी टाइम पे कांग्रेस के साथ ये वॉर का प्रोपेगेंडा तो उन्होंने हाथ में लिया ही था,
साथ ही साथ इंडिविजुअल सत्याग्रह, मतलब इसको वैयक्तिक सत्याग्रह बोला जाता है, जो कि बहुत से लोगों ने फॉलो भी किया। 25,000 सत्याग्रही इसके अंदर पार्टिसिपेट हुए थे और पहले वैयक्तिक सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। अब साथ ही साथ ये जो एजिटेटर्स थे, इन्होंने बहुत सी जगहों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो थे कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहे, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। महाराष्ट्र के अंदर यंग ओल्ड सारे लोग स्ट्रगल के अंदर डिटर्मिनेशन के साथ आ गए। यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर कुछ जगह है, महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में चिमूर नाम की जगह है, आष्टी है, यावली है, महाड़ नाम की जगह है, गारगोटी नाम की जगह है। ऐसी जगहों के ऊपर स्ट्रगल इमॉर्टल हो गया, लोग शहीद हो गए लेकिन पीछे नहीं हटे। अब यहाँ पे एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है एक स्टूडेंट की, आपकी उम्र का था, आपसे भी छोटा था थोड़ा, तो उसका नाम है शिशिर कुमार, शिरीष कुमार। द स्कूल स्टूडेंट है और इसने अपनी जान दी है देश के लिए। नंदुरबार नाम की जगह है महाराष्ट्र के अंदर, और स्कूल के बच्चे निकल पड़े बाहर हाथ में झंडा लेके, अंडर द लीडरशिप ऑफ शिरीष कुमार। इनके शिरीष कुमार आगे थे, सारे बच्चे उनके पीछे थे। ये प्रोसेशन को आगे लेके जा रहे हैं, सबके पास हाथ में जो है भारत का ट्राई कलर है और स्लोगन दे रहे हैं वंदे मातरम। ये जा रहे थे, अचानक से पुलिस आ जाती है, इन बच्चों के ऊपर फायरिंग करती है। छोटे छोटे बच्चे थे, इनके ऊपर ये फायरिंग हुई और इस फायरिंग के अंदर शिरीष कुमार जो थे, साथ ही साथ लाल दास, उसके साथ धनसुख लाल, शशिधर और घनश्याम, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को जो है यहाँ पे शहीद होना पड़ा देश के लिए। और ये बहुत बड़ा कदम माना जाता है, जब बच्चों ने यहाँ पे ब्रिटिशर्स को सुनी नहीं तो जो घर पे बैठे लोग थे वो तो फिर क्या ही सुनते। तो उस टाइम पे ये मोमेंट काफी गर्म हो गई और ये जो शहीद बच्चे हैं इनकी याद में यहाँ पे नंदुरबार में एक बहुत बड़ा स्मारक भी है। अब देखते हैं अंडरग्राउंड मूवमेंट। कुछ मूवमेंट अंडरग्राउंड भी हुई, क्योंकि सभी मूवमेंट सबके सामने हो तो वो फेल भी हो सकती है, इसलिए अंडरग्राउंड मूवमेंट होना भी जरूरी है। तो एट द एंड ऑफ 1942 पब्लिक मूवमेंट गॉट इनटू न्यू टर्न। यहाँ पे लीडरशिप आ गई किसके अंदर, यंग सोशलिस्ट एक्टिविटीज जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण, साथ ही साथ राम मनोहर लोहिया, छोटू भाई पुरानिक, अच्युतराव पटवर्धन, अरुणा असफ अली, यूसुफ मेहर अली, सुचेता कृपलानी, SM जोशी, शिरूभाऊ लिमये, NG गोरे, यशवंतराव चौहान, उसी के साथ वसंत दादा पाटिल, ये लोग अंडरग्राउंड मूवमेंट में थे। और इन लोगों ने जो है, उसके अंदर बहुत से लोग हैं वसंत मंगल लाल बागड़ी, उषा मेहता, इन्होंने रेडियो स्टेशन भी शुरू किया था। ये एक्टिविटीज जो थे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के अंदर काम कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया, लोगों को इंस्पायर कर रहे थे। इन्होंने रेलवे के रूट ब्रेक किए, टेलीफोन की तारें तोड़ दी ताकि अंग्रेजों का अच्छे से कनेक्शन बिल्ड ना रहे। साथ ही साथ इन्होंने ब्रिज को तोड़े हैं और ऐसी बहुत सी मूवमेंट की है जो पता तो किसी को चली नहीं कि इन्होंने की थी, लेकिन की तो थी इन्होंने। हेमू कलानी, उसके साथ जो सिंध प्रोविंस में थे, इन्होंने भी बहुत से रेलवे के जो ये है कंपेनियंस, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम किया। और ये when the received news of the passing of railway carrying British troops and supplies, court punished him to be hanged to death। और जब पता चला कि ये रेलवे को डिस्टर्बेंस और बाकी सारे लोगों को, आंदोलनकारियों को छोड़ रहे रेलवे से, तो पता चला तो इनको फांसी की जो सजा है वो भी दी गई थी। अब यहाँ पे आप देखते भाई कोतवाल, आजाद दस्ता, जो करजत तालुका, जो मॉडर्न आज का रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे है। जनरल आवारी, जो लाल सेना के नागपुर के ग्रुप से बिलोंग करते थे, यहाँ पे मुंबई के अंदर विट्ठल जावेरी, उषा मेहता, इन्होंने तो अपना एक सीक्रेट ट्रांसमिशन सेंटर भी शुरू किया था जिसका नाम था आजाद रेडियो। पैट्रियोटिक सॉन्ग इस पे गाए जाते थे, देश से संबंधित न्यूज ब्रॉडकास्ट की जाती थी और बहुत से स्पीच भी दिए जाते थे। ऐसे ही बहुत से ट्रांसमिशन सेंटर कोलकाता, दिल्ली और पुणे में भी उस टाइम पे शुरू किए थे। साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब प्रति सरकार, मतलब जैसा गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स का है तो कुछ जगहों पे लोगों ने सेम ऐसा गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की। At some places in country, British officers were driven out of the people. People's government was established.
These are called as the parallel government. इसी को पैरेलल गवर्नमेंट बोलते हैं, प्रति सरकार बोलते हैं, लोगों ने खुद की सरकार अपनी बनाने की कोशिश की। पैरेलल गवर्नमेंट वेयर फॉर्म इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिदनापुर नाम की जगह है बंगाल के अंदर, बालिया और आजमगढ़ नाम की जगह है उत्तर प्रदेश में, और पूर्णिया नाम की जगह है बिहार में। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है कि सातारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर महाराष्ट्र में 1942 में क्रांति सिंह नाना पाटिल ने ऐसी एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश की थी जो सबसे ज्यादा दिन चली थी। उसके अंदर कुंडल नाम की जगह है, यहाँ पे क्रांति ग्रानी जीडी अलियास बापू लाड़, इन्होंने तूफान सेना नाम की सेना स्टैब्लिश की थी, जिन्होंने टैक्स कलेक्ट किया, मेंटेन किया लॉ एंड ऑर्डर को, पनिश किया क्रिमिनल को, और ऐसा एक पैरेलल गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स को दिखाया कि हम भी बना सकते हैं। और यहाँ पे क्रांति सिंह नाना पाटिल जी का रोल बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सबसे बढ़िया जो ये चला है पैरेलल गवर्नमेंट वो उन्हीं का चला है। सो उनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। क्विट इंडिया मूवमेंट का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो 1942 में ये जो मूवमेंट शुरू हुई, ये नेशन वाइड एजिटेशन में दिखी। लैक्स ऑफ इंडियंस ने इसके अंदर सैक्रिफाइस किया, मेनी सैक्रिफाइस देयर लाइफ, बहुत से लोगों ने तो अपनी जान भी दे दी देश के लिए, और एक ह्यूज प्रिजन, और बहुत से लोगों ने जेल में अपने दिन भी यहाँ इसके लिए वो गए हैं। पैट्रियोटिक सॉन्ग जो लोगों को प्रेरणा देते थे, जिसके अंदर साने गुरुजी के, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के, इन्होंने लोगों के अंदर एंथुसियाज्म भर दिया और एजिटेशंस काफी पावरफुल हुए। और दिस नेशन वाइड मूवमेंट जो चली उस टाइम पे, उसको अगस्त महीने में होने के कारण अगस्त क्रांति बोला जाता है। अब इसी के साथ यहाँ पे और भी बहुत सी मूवमेंट है जो हम देखते हैं डिटेल के अंदर। अब देखिए, आजाद नेशनल आर्मी, जिसको आजाद हिंद सेना भी बोला जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ये बहुत ही एफर्ट्स के साथ भारत में आजादी प्राप्त करने के लिए अपनी सेना तैयार की। ईस्टर्न बॉर्डर जो है बांग्लादेश आज का और पश्चिम बंगाल का इलाका, वहां पे ये आर्मी की तैयारी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा आजाद हिंद सेना में की गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये लीडर थे उनके। सुभाष चंद्र बोस वाज इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही ग्रेस्ड द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ट्वाइस। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लीडर है कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस, उस टाइम के 1942 के, और 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एज हिज ओपिनियन, while England was engaged in Second World War, the Indians should take advantage of it and make the moment more intense. उन्होंने कहा था कि अब सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये जो इंग्लैंड है ये बिजी है, और इसी मोमेंट का फायदा भारतीयों ने आजाद होना चाहिए, इंटेंस करनी चाहिए मोमेंट। एंड इफ नेसेसरी इंडिया शुड सीक द हेल्प ऑफ एनिमीज ऑफ इंग्लैंड, और यहाँ पे एनिमी जो है इंग्लैंड की, उनकी भी हेल्प लेनी चाहिए। But there aroused difference in opinion between him and other senior leader of Congress. As a result, Subhash Chandra Bose resigned from the position of president to place these views in front of people and found a party known as Forward Bloc. कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे उसके अंदर मैं अब सीधा सीधे आपको बोल देता हूँ, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी को इनके विचार पटने रहे थे, और सुभाष चंद्र बोस को वो कहते हैं कि आप जो है इस विचारधारा को आपके पार्टी में ऐड ऑन कर सकते हैं। ये कांग्रेस के हिसाब से एक हिंसात्मक ये होगा, और इसलिए इन सब बातों को देखते हुए इनको अच्छा नहीं लगता, ये कांग्रेस का रिजाइन कर देते हैं प्रेसिडेंट पोस्ट का, और अपनी एक संस्था, एक खुद की पार्टी शुरू करते हैं जिसका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक। और उनके जो स्पीचेस थे नेताजी के, वो बहुत ही ज्यादा रिवॉल्ट करने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। बहुत से बार इनको जेल भी हुई है, और उनको फास्ट टू द डेथ प्रिजन में रखा गया है, खाना तक नहीं मिला। एंड साथ ही साथ फ्रॉम देयर वाज एस्केप इन डिस्गस्ट, तो ये यहाँ से एस्केप करते हैं जेल से। अप्रैल 1941 में वो जर्मनी पहुंचते हैं, और फ्री इंडिया सेंटर नाम की जो एक संस्था है उसकी फाउंडेशन वहां पे जर्मनी में करते हैं सुभाष चंद्र बोस। बर्लिन रेडियो स्टेशन जर्मनी में, साथ ही साथ भारत के लोग इस सेंटर को ज्वाइन करते हैं। और ड्यूरिंग दैट पीरियड रास बिहारी बोस जो थे, ये सुभाष चंद्र बोस जी को जापान को यहाँ पे इनवाइट करते हैं। अब यहाँ पे बुलाने के बाद इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना होती है।
रास बिहारी बोस जो जापान में थे 1915 से, उन्होंने बहुत सी पैट्रियोटिक मूवमेंट ऑर्गेनाइज की थी। साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया में उन्होंने बहुत से ऑर्गेनाइजेशन भी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जैसे तैयार किए थे। एंड इन 1942 जापान कॉन्कर्ड करता है टेरिटरी साउथ ईस्ट एशिया की, और वो कंट्रोल में थी ब्रिटिशर्स के। thousands of Indian soldiers and officer in British army there fell into hands of Japan। तो उस समय पे भारत की कितने तो भी सैनिक जो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे थे और जापान के सामने धाराशायी हो जाते हैं। उस समय पे रास बिहारी बोस अपनी आजाद हिंद सेना के कैप्टन मोहन सिंह उनके साथ एक बटालियन फॉर्म करते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसका नाम दिया जाता है आजाद हिंद सेना। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी इसका नाम कर देते हैं। अक्टूबर 1943 में नेताजी इस्टेब्लिश करते हैं आजाद हिंद गवर्नमेंट सिंगापुर में। शाहनवाज खान, जगन्नाथ भोसले, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, गुरुबख्श सिंह धिलोन, प्रेम कुमार सहगल, ऐसे बहुत से लीडर, साथ ही साथ इसके चीफ एसोसिएट होते हैं। उसके अंदर कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन एक कमांडर का रोल यहाँ पे प्ले करती है, और ये महिलाओं की आर्मी की पूरी रेजिमेंट थी। उसका नाम था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। और नेताजी अपील करते हैं इंडियन लोगों को, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू इंडिपेंडेंस। तुम लोग मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे सुभाष चंद्र बोस उस टाइम पे कहते हैं। अचीवमेंट क्या है इंडियन नेशनल आर्मी की? तो नवंबर 43 में जापान ने जो अंडमान निकोबार कॉन्कर्ड किया था, उसको आजाद हिंद सेना ने हैंड कर दिया। एंड नेताजी उस जगह को छुड़ाकर जापान के हाथ से नाम देते हैं शहीद और स्वराज रिस्पेक्टिवली। 1942 में 44 में इंडियन नेशनल आर्मी कैप्चर करती है अकारण प्रोविंस म्यांमार में, और उस टाइम पे भी आसाम और ये सारी जगह जब इम्फाल वगैरह कैप्चर किया जाता है तो इंडियन नेशनल आर्मी ही उसको छुड़ाती है। और बहुत से डिफीट जापान से जो होते हैं उसके अंदर सुभाष चंद्र बोस की जो ये इंडियन नेशनल आर्मी है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी की प्लेन एक्सीडेंट में डेथ होती है, और बाद में इंडियन नेशनल आर्मी के जो सोल्जर है इस आर्मी को थ्रिलिंग फेज के अंदर लेकर ये बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हैं। उसके बाद ऑफिसर्स इंडियन नेशनल आर्मी के जेल में डाले जाते हैं। उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, भुलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, ऐसे एक्सपर्ट लॉयर डिफेंड करते हैं उन आर्मी के जवानों को, और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन पीपल इस सब चीजों को सपोर्ट भी करते हैं। अब रिवॉल्ट इंडियन नेशनल नेवी ने भी किया था। इस नेवी के उठाव जो हुए थे वो हुए थे 1946 में 18 फरवरी को। तलवार नाम का एक शिप है मुंबई में, उसके साथ ये रिवॉल्ट हुए गए थे। ट्राई कलर हमारा भारत का ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पे दिखा। नेवल सोल्जर्स ने भी इसको यूज किया है। बहुत से रेबल्स उस टाइम पे हुए हैं। उसके अंदर मेडिटेशन करने का काम लास्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, और नेवल सोल्जर उन्होंने अपनी हथियार नीचे रख दिए। नहीं तो ये भी बहुत ही बड़ी मूवमेंट हुई थी। नेवल मूवमेंट को सपोर्ट बहुत जगह से मिला था इंडियन ऑफिसर्स को, दिल्ली से, लाहौर से, कराची से, अंबाला से, मेरठ से, और बहुत सी स्ट्राइक भी उस टाइम पे की गई थी। और ये 1942 से 46 का ये फाउंडेशन है ब्रिटिश पावर कोलैप्स होने का। क्विट इंडिया मूवमेंट सीवियर इफेक्ट डालती है भारत के आजादी के अंदर। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये बैकबोन बने थे ब्रिटिश पावर के, एंड दे वर आल्सो नाउ अपोजिंग द ब्रिटिश, और वही ब्रिटिशर्स को अपोज कर रहे थे। एंड वो रियलाइज करते हैं ब्रिटिशर्स कि अभी हम भारत को एम्पावर नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के लोग अभी आजादी के लिए पूरी तरीके से जागरूक हो चुके हैं। एंड फॉर अ लॉन्गर टाइम उनको लगा कि अब भारत हमारे हाथ से छूटने वाला है। तो ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर आज हमने पढ़ा है। इसके बाद आर्म रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हम पढ़ेंगे। कुछ एमसीक्यू है, देखिए कि फिल इन द ब्लैंक वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह। क्या करेंगे आंसर? विनोबा भावे। इन द नेशनल वाइड मूवमेंट ऑफ 1942 इज कॉल्ड एज ऑगस्ट क्रांति। नवंबर 1943 जापान कॉन्कर्ड विच आइलैंड? दैट्स अंडमान निकोबार आइलैंड। उसको नाम क्या दिया था? स्वराज्य। और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। साथ ही साथ ऐसे कुछ स्टेटमेंट भी है जिससे आप बहुत ही अच्छे से फॉरवर्ड ब्लॉक किसने स्थापन किया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का लिखे,
रासबिहारी घोष, तूफान सेना किसने फाउंड की थी? तो एक आंसर आपको आने चाहिए, नहीं आते तो ही इस क्यूआर का यूज करना है आपको। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।